So, good morning, students. Welcome to my class. Now, this is the second part of the lecture. Yesterday, my lecture is on to calculate the strain energy of the in case of cantilever beam, and I told you that what is why we needed the strain energy to find out calculate, because for finding the deflection as well as the slope of the beam, we are just learning here the strain energy method to calculate the slope as well as the deflection of a beam by using the strain energy method. And उससे पहले कि हम स्लोप को निकालना सीखें स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, डिफ्लेक्शन को निकालना सीखें स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा इस लेक्चर का था वो ये था कि पहले हम ये फाइंड आउट करें कि हमें स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है अंडर द डिफरेंट लोडिंग कंडीशन एंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम्स। तो जो हमारा कल का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम। तो अगर आपको कैंटिलीवर बीम दिया है तो उस वक्त हमें स्ट्रेन एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करना है, एंड आई आल्सो डिड वन प्रॉब्लम ऑफ दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है, और ये जो खास करके जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है लेक्चर उसका 1 एंड लेक्चर पार्ट 2, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दीज आर द बेसिक्स इन दैट पार्ट। अगर आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ आता है ये दोनों लेक्चर्स, तो आपके लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप बाय यूजिंग द स्ट्रेन एनर्जी मेथड इट बिकम्स वेरी इजी वन। और ये जो स्ट्रेन एनर्जी मेथड है इट इज ओवरऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये इससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम है, आपका कोई स्ट्रक्चर्स हैं, फ्रेम है, वहां पे आप एक मेंबर है या एक से ज्यादा मेंबर हैं जहां पे लोड एक्ट करता है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दैट structure, means that some given point or the deflection of that structure in that given point। तो आप इसको आप स्ट्रेन एनर्जी जो मेथड है इसको यूज करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो पार्ट हैं इसके, जो लेक्चर फर्स्ट इसका मैंने दिया था स्ट्रेन एनर्जी मेथड का, वो पार्ट फर्स्ट था, और इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट दिस इज द पार्ट सेकंड। तो आज हम इस पार्ट में क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी हम निकालेंगे इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में भी आपकी दो लोडिंग कंडीशन इसमें आएगी। पहली होगी अंडर सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन। जब आपका लोडिंग कंडीशन क्या है, सिमेट्रिकल है, अंडर सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन, एंड सेकंड है अंडर अनसिमेट्रिकल loading condition. So these are the two parts which we need to understand that how we will calculate the strain energy in that case. Suppose this is your beam. मैं एक ये आपकी बीम है, suppose this is your beam this is your beam and it is under, फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं अंडर सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन। तो सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि ये जो लोड है इसका, ये रिएक्शंस आप निकाल लीजिए, जहां पे ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये लोड आपका डब्ल्यू है, एंड दिस पॉइंट इज सी। तो सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन होगा कि जो जो लोड है आपका इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, तो ये लोड है ये बीम के सेंटर में एक्ट करेगा। कहां पे एक्ट करेगा,
सेंटर में एक्ट करेगा. सो सच टाइप ऑफ कंडीशन यू कैन से सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल लोडिंग. यू अंडरस्टैंड? With symmetrical loading means in this case it is acting at the center. You can say if the length from here to here is L, so length from here to here is also length L. This is acting in the center of this. तो ये आपकी लोडिंग कंडीशन है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद द सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन. और अगर इस केस में हमें आपने ये फाइंड आउट करना है, क्या है, आपने स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है. तो स्ट्रेन एनर्जी वो पार्ट U1 है, पार्ट AB की स्ट्रेन एनर्जी U1, पार्ट BC की स्ट्रेन एनर्जी U2, राइट, U1 एंड U2. तो जो आपकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी U इन होल बीम फ्रॉम A to C. तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा बीम का? ये होगा U1 प्लस U2. यू अंडरस्टैंड? दिस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन दिस केस. नाउ यू अंडरस्टैंड. ये हो गया एक सिंपल सी चीज जो आपको बता दिया. टोटल स्ट्रेन एनर्जी है तो आपको इस पार्ट की स्ट्रेन एनर्जी निकालना होगा. स्ट्रेन एनर्जी निकालने का जो आपको इक्वेशन है वो मैंने आपको बताया है, m² dx divided by 2EI integration, and the sign of integration that depends upon the value of x. कहां से, 0 से लेके कहां तक कितनी वैल्यू ऑफ x है, दैट इज द यू कैन से इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट जो है उसकी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगी. अब देखिए इसका मतलब है कि हमें m² dx हमें क्या निकालना पड़ेगा? बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ऑफ AB. पहले हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ऑफ AB निकालना पड़ेगा और फिर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ऑफ BC निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये निकालने से पहले हम रिएक्शंस निकाल लेते हैं. तो ये रिएक्शन आपकी क्या आएगी? व्हाट इज योर दिस रिएक्शन? तो ये जहां पे रिएक्शन क्या आएगी, लोड इज W, तो रिएक्शन क्या होगी? RA, दिस इज W/2, और RC, this is also equal to W/2 because the load W is acting in the center. You understand? तो RA और RC ये दो लोडिंग कंडीशंस हैं. सॉरी, you understand? अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होगी पार्ट AB की, इन केस ऑफ, ये याद रखिए, ये पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, देन वी विल राइट डाउन. तो देखिए हमें पार्ट AB का, पहले हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पार्ट AB का लिखें, राइट. तो पार्ट AB का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख, सपोज फ्रॉम A, लेफ्ट साइड आई एम टेकिंग, राइटिंग द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर द पार्ट AB. आई विल टेक द सेक्शन एट द डिस्टेंस x फ्रॉम A. जिस साइड से आप बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे उसी साइड से आपको क्या होगा, आपको x का वैल्यू लेना होगा. ये पॉइंट आपको याद रखना है. यू अंडरस्टैंड? तो मैं अगर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन की बात करूं तो वो होगा MAB, दिस इज इक्वल टू W2 इंटू x, राइट. W2 इंटू x, मैंने बेंडिंग मोमेंट इन AB, W2 इंटू x बिकॉज आई एम टेकिंग द डिस्टेंस हियर. तो ये बेंडिंग मोमेंट ये आ गया. यू अंडरस्टैंड? जहां पे वन मोर कंडीशन यू मस्ट अंडरस्टैंड. नाउ आई हैव टू टेक द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ऑफ दिस सेक्शन पार्ट BC. तो पार्ट BC में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द सेक्शन ऑफ दिस. नाउ वी हैव टू सी in case of the simply supported beam whether we will take the bending moment equation from the part A or from the part C. इस केस में क्या है, देखिए ये आपके लिए कंफ्यूजन है थोड़ा. इस केस में क्या है, जैसे आपने कैंटिलीवर का केस पढ़ा. सो इन केस ऑफ कैंटिलीवर B you can write the bending moment equation only from the free end, means from this end, this is your fixed end, only you will write the bending moment equation from the free end, or you can say from the left hand side in case of cantilever beam.
and the value of x you will also take from left hand side, from the free end. But in case of simply supported beam, you underline this statement. इस स्टेटमेंट को आप याद रखें, अंडरलाइन करें. What I am going to tell you, either you can take the bending moment equation from the left side, or you can also take the bending moment equation from the right side. Whatever is feasible, whatever is simplified, wherever the calculation for finding the bending moment is easy, आप किसी भी साइड से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ले सकते हैं. यू अंडरस्टैंड? समझ आया आपको? इन सिंपली सपोर्टेड बीम, either you can take the bending moment from left hand side, that is from A, or you can take the bending moment equation from C, right? आप दोनों साइड से ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये देखना है कि किस साइड से हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ले, सो दैट हमारा कैलकुलेशन जो है दैट इज समवट इजी हो जाए. अब देखिए इसी में कैसा MAB, दिस इज इजी वन. आई हैव टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू गॉट दिस वैल्यू, राइट? सो यू गॉट दिस वैल्यू. अब बात आ जाती है BC की. जे मैंने BC के ऊपर से सेक्शन ले लिया. सपोज 2 इज दैट सेक्शन ऑफ द BC. ये आपका 1 था. अब देखिए BC के ऊपर मैंने सेक्शन लिया. अगर मैं इसकी वैल्यू x की भी देखिए, यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेता हूं, यहां से लेके जाता इधर से इसकी वैल्यू लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड से. x की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मैं x से लूंगा, राइट? तो अगर मैं इस साइड से MBC की बात करूं तो MBC इस साइड से क्या आएगा? एक तो J लोड होगा, रिएक्शंस J होगा RA, और दूसरा लोड इसमें सेक्शन के बीच में J एक्ट करेगा W. तो जहां पे हमको दो लोड कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो मींस एक आपको करना पड़ेगा W/2 इंटू x, W/2 इंटू x क्लॉकवाइज, एंड माइनस W इंटू, देखिए जहां से लेके जहां तक कितना है x, जहां से लेके जहां तक कितना है x, और जहां से लेके जहां तक कितना है L. तो ये क्या डिस्टेंस आएगा? J वाला, जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस x माइनस L. बेंडिंग मोमेंट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेता हूं तो ये मेरी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनेगी. आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द बेंडिंग मोमेंट, सेम आपका आएगा, ठीक है ना? बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से भी आपका सेम आएगा. जो बेंडिंग मोमेंट का MAB का आएगा वही बेंडिंग मोमेंट आपका MBC का आएगा, बिकॉज इट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ द सिमेट्रिकल लोडिंग. तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट ऑफ पार्ट AB एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ पार्ट BC बोथ आर सेम. ये आपके सेम होंगे जहां से ये आया. अब देखिए सपोज मैं x की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में क्या करता हूं, मैं केस फर्स्ट से नहीं करता, मैं राइट साइड से इसकी x की वैल्यू लेता हूं. मींस जे वैल्यू मैंने कहा ना, आप आइदर x लेफ्ट साइड से भी लिख सकते हो, x जहां पे लेते हो से जे x की वैल्यू इस साइड से. यू अंडरस्टैंड? तो इस केस में देखिए अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट ऑफ BC निकालना है, बेंडिंग मोमेंट ऑफ BC तो क्या आएगा? W/2 एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, W/2 इंटू x. यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे देखो MAB W/2 इंटू x, MBC W/2/x. So you have seen that in case of simply supported beam, if I have taken this, the value of x from the right hand side for the second bending moment equation of जो MBC की MBC मैंने निकालना था, उसके लिए अगर मैंने बेंडिंग मोमेंट को
इक्वेशन ए से नहीं कैलकुलेट किया, बल्कि कहां से किया, सी से किया। तो आपने देखा कि ये सीधा इजी हो गया, WY2 इंटू एक्स। अगर मैं ए से लेता तो मेरा इस तरीके से आना था, फिर मुझे सिंप्लीफाई करना था, अल्टीमेटली आई विल गेट द सेम आंसर। यू अंडरस्टैंड? तो जहां पे फर्स्ट एक पॉइंट जो आपने रखना है जहां वो ये है कि कैंटिलीवर बीम के केस में हम सिर्फ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एक साइड से लेते थे, ओनली फ्रॉम द फ्री हैंड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। बट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम यू कैन टेक द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज द राइट हैंड साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, और दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यू अंडरस्टैंड? दिस पार्ट, ये जो मैंने चीजें समझाई कि किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी है, दिस पार्ट इज ओवर नाउ। आप देखिए ये आपका आ गया। अब हमें स्ट्रेन एनर्जी इनका निकालना है। तो इसमें एक याद रखिएगा, अगर बेंडिंग मोमेंट दोनों का सेम है और साथ में लिमिट की जो वैल्यू है वो भी क्या है, दोनों केस में 0 से L, बिकॉज इट इज ए सिमेट्रिकल लोडिंग, मींस लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द बीम। तो क्या होगा, जो स्ट्रेन एनर्जी पार्ट एक ए बी की होगी, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ बी सी, राइट। तो क्या करेंगे आप, सिर्फ एक का स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, एक का U1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से L, यही है, वो होता है m² इंटू dx अपॉन 2EI। m की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0 से L WY2 का होल स्क्वायर इंटू dx WY2x, राइट, अपॉन 2EI। तो ये फार्मूला लगा के आप स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। तो स्ट्रेन एनर्जी जो इस पार्ट का होगा वही स्ट्रेन एनर्जी हमारा सेकंड पार्ट का होगा। सो यू कैन से दैट इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन, इफ द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, यू हैव ओनली टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द वन पार्ट, राइट। तो जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पूरी बीम की आएगी, एक पार्ट की कोई भी स्ट्रेन, चाहे वो पार्ट ए बी की कैलकुलेट कर ले, चाहे पार्ट बी सी की कैलकुलेट कर ले, एक पार्ट की आप स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करो, राइट। और होल बीम की स्ट्रेन एनर्जी, पूरे मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए क्या होगा, दैट इज 2 इंटू U1 और 2 इंटू U2। किसी भी पार्ट की करते हैं, अगर मैं ए बी की करता हूं तो U1 है, अगर बी सी की करता हूं तो U2 है। आप 2 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द स्ट्रेन एनर्जी फॉर फुल बीम, फुल सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सिमेट्रिकल लोडिंग। तो दिस इज क्लियर टू यू, ये आपको क्लियर हो गया कि हमें सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन में हमें अगर स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो उसे हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसको हम एक पार्ट का स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी पार्ट ए बी का आएगा उसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द फुल बीम। दूसरा इसमें जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में रखना है वो क्या करना है कि आइदर यू कैन टेक द बेंडिंग वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बीम और फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द बीम, यू कैन टेक फ्रॉम एनी साइड, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और जहां से भी आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लेंगे वहां से ही आपको x की वैल्यू लेना होगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और थर्ड इसमें यह है कि कोशिश करें वहां से वैल्यू आप ले जहां पे कैलकुलेशंस जो है वो आपकी इजी हो जाए। हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो, वो तभी हो सकता है कि अगर आप इसको असेस नहीं करते हैं कि आप पर्टिकुलर पार्ट साइड से लेते हैं तो उसमें हो सकता है आपकी लेंथ इक्वेशन आ जाए। सो ट्राई टू चेक इट फ्रॉम द अदर साइड आल्सो, so that you will get some simple calculation for that. So this is the way to find out the strain energy for the simply supported beam of the symmetrical loading condition. तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कोई भी बीम आपको सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन में दिया है, कोई भी वैल्यूज दी हैं, ये तो जहां पे न्यूमेरिकल्स कुछ वैल्यूज दी होंगी, इसको लेंथ तो इसकी जो होगी वो सेम होगी। तो इस केस में आपको एक पार्ट की निकालो और दूसरे पार्ट की यू कैन फाइंड आउट।
अब इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्या था, अंडर अनसिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन। तो अंडर अनसिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन के केस में अगर हमें उसमें देखिए, उसमें सिस्टम आपका डिफरेंट होगा। तो इसको मैं एक न्यूमेरिकल शेप में ही लिख लेता हूं क्वेश्चन को। So find the strain energy राइट। ये आपकी बीम है, तो सीधा मैं सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सीधे मैं रिएक्शन से शो कर देता हूं यहां पे। तो ये सपोज आपका पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट सी। तो इसमें एक लोड है, सपोज आई विल से लोड इज हियर। तो ये एक लोड है, से इस वैल्यू इज 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। तो जैसे मैंने बताया कि ये जहां से लेके जहां तक डिस्टेंस है 2 मीटर, बिकॉज इट इज अनसिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन। तो दिस इज 3 मीटर, ये पॉइंट बी, राइट। तो ऐसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इसमें क्या होगा, आप रिएक्शंस ले लीजिए, मैं सीधा इसका न्यूमेरिकल पार्ट जहां से वो कर लूंगा स्टार्ट। तो ये आपका आर ए एंड आर सी। The question is given like this. So from here you can see it is having a unsymmetrical loading conditions, right? तो जहां पे क्या होगा इस केस में, जैसे सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन में क्या किया था कि आपने एक पार्ट का फ्रॉम ए टू बी यू हैव कैलकुलेटेड द स्ट्रेन एनर्जी, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द कंप्लीट मेंबर यू मल्टीप्लाई इट बाई 2, राइट। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें स्ट्रेन एनर्जी पूरे मेंबर का मिल गया, जब बीम का हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल गया। लेकिन जहां पे देखिए दिस इज द अनसिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अनसिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन होने के कारण क्या होगा कि जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी इस पार्ट की होगी, सपोज ये U1 है, ये U2 है, तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द पार्ट U1 is not equal to the strain energy of the part U2. ये जो U1 का strain energy है, this is not equal to U2. Why it is not equal to U2? Why it is not? Strain energy of the part AB is not equal to the part BC. Why it is not so? Because जो आपकी bending moment equation होगी, because बेंडिंग मोमेंट एम ए बी, अगर एम ए बी डज नॉट इक्वल टू एम बी सी, क्योंकि एम ए बी ऑफ दिस पार्ट sorry, because MAB of this part is not equal to the MBC of this part. So bending moment equation क्या होगी, बराबर नहीं होगी। और जब आपको, जैसे आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है m स्क्वायर dx अपॉन 2EI, मीन्स स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड अपॉन द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो जब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ही सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेन एनर्जी सेम नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? ये आपको पॉइंट समझ आ गया। इसलिए इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ए बी की सेपरेट निकालना पड़ेगा और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बी सी का सेपरेट निकालना पड़ेगा, और फिर इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पार्ट 1 का कैलकुलेट करेंगे ए बी का, और इसी तरीके से स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पार्ट बी सी का कैलकुलेट करेंगे। और जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारे बीम में होगी वो क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पार्ट ए बी प्लस स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पार्ट बी सी,
और ये हमें मिल जाएगा। और उसके बाद हम कास्टिग्लियानो थ्योरम से कैसे डिफ्लेक्शन वो करते हैं वो बात की बात। फर्स्ट आई एम टेलिंग यू दैट हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। तो जहां तक आपको क्लियर हो गया, अब देखिए इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं हम जहां से। तो ये सपोज ऐसा क्वेश्चन था एंड वी हैव टू फाइंड आउट। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। तो सबसे पहले आप क्या कह रहे हैं, रिएक्शंस निकाल लें आप, ठीक है ना। तो रिएक्शंस अगर आर ए और आर सी हमें निकालना पड़ेगा। तो आर ए रिएक्शन आर ए क्या आएगा आपका 20 इंटू 3 प्लस 5, 20 इंटू 3 प्लस 5, 12 के नोमिनेटर। तो आर ए आपका आ गया 12 किलो न्यूटन और आर सी कितना हो गया, ये 20 है, ये 12 है, तो ये हो गया आर सी 8, राइट। तो आर ए एंड आर सी की वैल्यू आपको मिल गया। तो आर ए you have calculated 12 kilonewton and RC this is 8 kilonewton. You understand? तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल strain energy of the beam, simply supported beam AC। मैं सीधा शॉर्टकट लिखूंगा AC, बीम AC। तो ये आपका आएगा U1 प्लस U2, राइट। हमें अब U1 एंड U2 निकालना है। तो U1 U2 निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, M बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ऑफ AB, राइट। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन AB की हम निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन AB की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन ले लें। ये सपोज करो एक सेक्शन ले लें, ये सेक्शन ले लें आप। तो सेक्शन जो होगी फ्रॉम द, मैं लेफ्ट हैंड साइड A से ले रहा हूं, तो जो x की वैल्यू है, सपोज ये x की वैल्यू है जहां से लेके जहां तक, लेफ्ट हैंड साइड से मैं x की वैल्यू ले लूं, राइट। इधर से कर लो, ठीक है। बेंडिंग तो क्या हो गया, टेक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम ए। याद रखें, आई एम टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम ए, सो आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम ए। इसको ध्यान से सुने, वीडियो को रोक के सुने, अगर नहीं पता चलता है इसको ध्यान से सुने। ये कंडीशन मैं जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपकी निकालूंगा वो ए फ्रॉम ए एंड से मैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकालूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जिस एंड से आप बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं उसी एंड से आपको एक्स का वैल्यू लेना होगा, राइट। तो मैं बेंडिंग मोमेंट ए से और एक्स का वैल्यू ए से, राइट। तो क्या आएगा, एम ए बी दिस इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, राइट। दिस इज आर 12 and from here to here distance is x, so 12 into x, this is clockwise from the left hand side, and as per the sign condition your value is plus this, right। ये आ गया बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम ए साइड। अगर अब मैं MBC की बात करूं, MBC, नाउ सी देयर इज सम ट्रिकी सिचुएशन। अब चीज ये है, इसको मिटा लेते हैं। अब चीज ये है कि अगर सपोज इफ आई एम टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम द ए साइड, मैं मुझे BC का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकालना है, जे वाला सेक्शन। अगर मैं ए साइड से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकालना चाहता हूं, सपोज केस फर्स्ट की बात करें, जब मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, केस फर्स्ट क्या है, इफ आई विल कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द ए साइड, तो इसका मतलब होगा कि ये जो आप x का डिस्टेंस लेंगे जहां से लेके जहां तक, x का जो डिस्टेंस लेंगे वो इस साइड से जहां तक x होगा। यू अंडरस्टैंड? जैसे मैंने आपको बताया, जिस साइड से आप बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकालना चाहते हैं उसी साइड से आपको x का डिस्टेंस लेना पड़ेगा।
तो अब देखिए, जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा था तो मेरे एनकाउंटर्ड में दो लोड जहां पे आए, मीन्स हमें दो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस जहां पे लिखना होगा। एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आएगा इसके से आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, और दूसरा आएगा -20 इंटू एक्स -2। तो इस केस में आपका जो केस फर्स्ट है एमबीसी का, मैं लिखता हूं एमबीसी का जो केस फर्स्ट है, इसमें एक आएगा 12 इंटू एक्स -20 इंटू एक्स -2, ये इक्वेशन आएगा। अगर इफ आई विल टेक द इक्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो मीन्स कहने का मतलब हमें ये दोनों इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यही इक्वेशन आपकी राइट हैंड साइड से लेता हूं, इफ ओनली आई विल राइट दिस इक्वेशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, अगर मैं राइट हैंड साइड से आपकी इक्वेशन लेता हूं, सपोज मैं आई डोंट टेक द वैल्यू फ्रॉम एक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, के सेकंड में लेता हूं आपका राइट हैंड साइड से, तो मेरा क्या आएगा, व्हाट इज द कि जहां से जहां तक है x, राइट। सो आई विल गेट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम दिस साइड, कहां से आएगा, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज प्लस ही होगा, ये होगा 8 इंटू एक्स, यू अंडरस्टैंड। तो देखिए, अगर मैं इस साइड से लेता हूं तो आई विल गेट दिस मच ऑफ इक्वेशन, अगर मैं जहां से लेता हूं तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी, और अगर मैं इस साइड से लेता हूं तो आई विल गेट ओनली दिस इक्वेशन 8 इंटू एक्स। सो आई थिंक दिस इज सिंप्लीफाइड, दिस इज इजी वन। सो जहां पे ये चीज जो मैंने आपको बताई थी, आइदर यू कैन टेक द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और यू कैन टेक द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दैट डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स वेयर यू विल गेट द सिंप्लीफाइड इक्वेशन। तो आप दोनों साइड से ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों साइड से ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली यू हैव टू सी कि विच साइड, अगर आप बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लेते हैं तो जो सिंप्लीफिकेशन है, उसकी जो कैलकुलेशन है, किस साइड से आपका इजी होगी, जहां पे आपको इजी लगता है तो वहां पे आप ले सकते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द राइट साइड, आई एम नॉट टेकिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो मैं जो बीसी का केस था, इन केस ऑफ बीसी I am taking the bending moment equation from the right hand side. When I am taking the bending moment equation from the right hand side, so it means that I am taking the value of x. I am taking the value of x from the right hand side. तो ये कितना हो जाएगा bending moment at this section? This is 8 into x. तो ये आपको 8 into x की वैल्यू आ जाएगी, you understand? तो bending moment of AB एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ BC जो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आप इसका U1 निकाल लीजिए, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, तो मैं सीधा ही U निकाल लूंगा। U क्या था, U1। अब मैंने U1 क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्ट ए बी, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट क्या आएगा, x इज 0 हेयर एंड 2 इज हेयर, मैं लिमिट डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं 0 से 2, राइट। क्या होती है m स्क्वायर dx, यही है ना, m क्या था इसमें 12 x का होल स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2 EI, you understand, प्लस जैसे मैंने आपको बताया U क्या है, टोटल U। हाँ, अब U2 मैंने इसका निकालना है BC का, तो बेंडिंग मोमेंट BC का क्या था, ये था, ये लिख लिए 0 से
आई एम टेकिंग द एक्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द सी, तो एक्स सी के ऊपर 0 होगा तो बी के ऊपर कितना है एक्स 3 मीटर, तो ये आपकी लिमिट होगी 0 से 3, यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज बेंडिंग मोमेंट क्या है एमबीसी 8x, तो ये हो गया 8x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2 ई आई, यू अंडरस्टैंड, अपॉन 2 ई आई। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन खोल लो, ये क्या आएगा 12 स्क्वायर इंटू, चलो मैं स्टेप कर लेता हूं, आप 12 स्क्वायर बाहर ले लो, इसमें 12 स्क्वायर बाहर जा गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2 ई आई प्लस 8 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 ई आई, राइट। और ये आपका 0 से 2 एंड दिस इज 0 से, अब क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको। अब कर लीजिए, ये हो गया 12 स्क्वायर, टोटल यू की बात लिख लें, 12 स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 6 ई आई 0 से 2 प्लस 8 स्क्वायर एक्स क्यूब 6 ई आई 0 से 3. So now you put the value u, this is equal to 12 square into 2 का क्यूब अपॉन 6 ई आई प्लस 8 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब अपॉन 6 ई आई। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। तो 6 ई आई तो आपका दोनों के केस में कॉमन ही है, तो आप इसको कर ले, ये कितना हो गया 144 प्लस 8 प्लस 64 प्लस 8 अपॉन 6 ई आई 152 एंड 64। आई थिंक इट इज, कैलकुलेट कर लीजिए, 224 अपॉन 6 ई आई 224 upon 6 EI, right? So this is equal to
ये गलत कर दे, सॉरी। इसमें सीधा आप 2Q/8 6Ci ये बाहर ले सकते हैं हम। 2Q/6EI मीन्स 8/6EI, राइट। बाहर ले लें, या इसको सीधा कैलकुलेशंस कर लें। दिस इज 3 था, दिस इज 3, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 144 इंटू 8 करके, ये 64 इंटू 27 करके इसको सिंप्लीफाई करें और बताइए मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा। व्हाट इज योर आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इसका सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट दिस 480/EI, U is equal to 480/EI, and if the value of EI is given, suppose if the value of EY that is given as 10⁻⁴, अगर EI की वैल्यू आपको दिया है, EI this is 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर EI की वैल्यू आपके पास दिया है 10⁻⁴ न्यूटन किलो न्यूटन्स, what is the value of this? किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर इसकी वैल्यू दिया है तो क्या होगा इसमें EI की जगह 10⁻⁴ लिखें, EI की जगह क्या लिखें 10⁻⁴, तो ये आपका आ जाएगा 480 10⁻⁴, राइट। ये हो गया किलो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर में करना है तो आएगा ये 480 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर अपॉन 10⁻⁴. So this is answer is therefore U is equal to 48 kilo. 48 U is equal to 48 Newton meter. 48 Newton meter. U is equal to 48 Newton meter. Right? तो ये तरीका था कि हाउ वी विल कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ऑफ सिमेट्रिकल लोडिंग and unsymmetrical loading also. That's way you can calculate the strain energy for the overhang beam, right? So these are some methods to first calculate the strain energy, right? अब आ जाइए इसके ऊपर कि why now you come to this find the deflection of the beam while using the strain energy method, right? So for finding the slope and deflection by using the strain energy method, अब इसके ऊपर आ जाते हैं जो हमारा बेसिक जो चैप्टर था कि हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एज वेल एज द स्लोप बाय यूजिंग द स्ट्रेन एनर्जी मेथड. So
अब आ गया ये मेथड फॉर फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप of a beam by using the strain energy method, right? अब हम एक्चुअल जो हमारा प्रॉब्लम है उसके ऊपर आते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेन एनर्जी आपने डिफरेंट बीम्स, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन और डिफरेंट बीम में आपने निकालना सीख लिया। अब सवाल ये है कि मैं डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के बारे में आपको बता रहा था, बट अचानक मैंने स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर चला गया और आपको बताया कि स्ट्रेन एनर्जी हम किस तरीके से डिफरेंट लोडिंग कंडीशन और डिफरेंट बीम में हम कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये था कि वाई मैं स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया और उसके बाद जो बेसिक हमारा टॉपिक था डिफ्लेक्शन एंड स्लोप का उसके ऊपर आया वाई यूजिंग द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। रीजन इज, अब ये आपकी कास्टी-गिलानो एक थ्योरम थी, कास्टी-गिलानोस। अब ये कास्टी-गिलानो ने क्या कहा था द पार्शियल, पहले ये लिख लेते हैं हम, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी in the structure with respect to the force at a point, with a force at a point, with a force with respect to the force at a point or at any point is equal to the deflection, is equal to the deflection of the deflection at that point, is equal to the deflection at that point in the direction of force, is equal to the deflection at that point of the in the direction of the force. So this is part first. So part second क्या था? Partial derivative of the total strain energy, a partial derivative of the total strain energy in the structure
with respect to couple at a point gives the slope at that point। तो ये अब इसको समझते, ये लिख ली मैंने। ये कास्टिग्लिआनो जो थ्योरम थी उसने क्या कहा, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन ए स्ट्रक्चर। जो एक स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें आप क्या करें, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, मींस टोटल स्ट्रेन एनर्जी का इस स्ट्रक्चर में जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है उसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। सपोज आप एक स्ट्रक्चर है, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, राइट, दिस इज योर स्ट्रक्चर। आप इस पॉइंट के ऊपर क्या करना चाहते हैं, इसका डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज ए, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है, ये आपकी ये फोर्स जो है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है, राइट। कोई कौन सी फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आपकी एक्ट कर रही है पी ए इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर उसने कहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, पार्शियल डेरिवेटिव हम स्ट्रेन एनर्जी का किसके साथ निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। मींस क्या हो गया, डो यू अपॉन डो पी or dou u upon dou w. If w is the force acting at that point, or p is the force acting at that point, and u is the total strain energy of the structure, which we know that how we have to calculate. ये मैंने आपको डिफरेंट तरीके से आपको बताया। तो ये जो आपका dou u upon dou p होगा, what is this? ये आपका is equal to the deflection at that point. ये आपका क्या होगा, ये अगर dou u upon dou p a है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में है, is equal to the deflection at that point of the structure in the direction of the force. तो ये जो डिफ्लेक्शन होगी, अब मुझे बताइए इस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में है। तो जो इसकी डिफ्लेक्शन होगी हमारी, वो होगी एक्स डायरेक्शन में, मींस एक्स ए, where XA is the deflection of the point A in the horizontal direction. You understand? आपको समझ आया? ये पहला पार्ट क्या कहता था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन at that point. Deflection means is equal to the deflection at that point of the structure in the direction of force. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला क्या है, in the direction of force. जो हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स आपकी उस पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी। अगर ये फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगी तो आपको डिफ्लेक्शन आपको एक्स से मिलेगा, और अगर इसी पॉइंट के ऊपर फोर्स आपकी वर्टिकल एक्ट करती ये, तो ये आपका ये डो यू अपॉन डो पी था, ये आपका पॉइंट पी है, तो ये आपको देता बाई ए, मींस डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए इन द वाई डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड? नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वाई आई वाज सो मच, यू कैन से पर्टिकुलर टू गिव यू द बेस्ट लेक्चर फॉर द स्ट्रेन एनर्जी। कि स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना नहीं आएगा तब तक स्ट्रेन एनर्जी मेथड इज वेरी आप नहीं लगा सकते। इसलिए जो फर्स्ट पार्ट था उसके ऊपर मैंने आपका ज्यादा फोकस किया। इवन जो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर था उसमें भी हाफ पार्ट जो था उसमें भी मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना सिखाया। यू अंडरस्टैंड? तो आपका ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है, दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए, द पार्शियल डेरिवेटिव
of the total strain energy in a structure with respect to the force at any point gives you the deflection of the point in the direction of the force. You understand? Gives you the deflection at that point of the structure in the direction of the force. ये हो गया पहला. अब दूसरा है कि अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे. सपोज इस पॉइंट के ऊपर स्लोप करना है, बी है, तो जहां पे क्या होगा, कपल होगा, एमसी क्या होगा, कपल होगा. तो जो पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू कपल निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव of the total strain energy in the structure with respect to the couple at a point gives the slope at that point. तो वो आपको उस पॉइंट के ऊपर क्या देगा, स्लोप देगा. ये आपका कास्टिग्लियानो थ्योरम था, जिसने ये जो फर्स्ट पार्ट है थ्योरम का वही हम जहां पे लागू करेंगे. इसके दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. सेकंड पार्ट तो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न नाउ. हमें सिर्फ इतना ही इसमें रिक्वायर्ड था. तो इसी में हमने जो इसकी दो पार्ट क्या, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का जो डेरिवेशन था कि डिफ्लेक्शन हम कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे और स्लोप हम कैसे निकालेंगे. राइट. अब देखिए इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड. ये मिटा देते हैं, आई डोंट नीड दैट. So let us consider a structure. कोई एक स्ट्रक्चर मैं कंसिडर करता हूं. स्ट्रक्चर मेरी भी ट्रस फ्रेम हो सकता है, ट्रस हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर आपका हो सकता है. दैट मे बी द यू कैन से बीम है. सो सपोज एक स्ट्रक्चर है, लेट दिस इज अ स्ट्रक्चर. मैं इसको इस तरीके से शो करता हूं. लेट इट मे बी ट्रस, it may be frame, it may be beam like this, right? तो जहां पे पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, राइट? तो पॉइंट ए के ऊपर, इसको नीचे इधर लिख, तो पॉइंट ए के ऊपर ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मैं इसको पी ए कहता हूं. पॉइंट बी के ऊपर आपका वर्टिकल फोर्स है जो पीवी है, और इस पॉइंट के ऊपर आपका कपल है एमसी. राइट. सो लेट ये स्ट्रक्चर. सो यू कैन से लेट देयर बी ए स्ट्रक्चर ऑन विच द डिफरेंट लोड्स आर एक्टिंग एट द डिफरेंट पॉइंट्स. राइट. कोई एक स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ द लोड एक्ट करते हैं. मैं सपोज स्ट्रक्चर का अगर पॉइंट ए लूं तो मैं कहता हूं जहां पे हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट करेगा, करता है. स्ट्रक्चर का बी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल लोड है, और जो सी पॉइंट है उसके ऊपर आपका जो है कपल एक्ट करता है. तो हमारा जो सबसे फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर. यू अंडरस्टैंड. हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रक्चर की निकालना होगी. तो स्ट्रेन एनर्जी जो ए के ऊपर, स्ट्रेन एनर्जी बी के ऊपर एंड स्ट्रेन एनर्जी सी के ऊपर. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेन एनर्जी. राइट. तो यू कैन से टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या आएगी. टोटल स्ट्रेन एनर्जी की बात अगर मैं स्ट्रक्चर की करूं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी दिस इज इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू पी. ये जो फोर्स एक्ट करेगी जिससे एट पॉइंट ए, तो ये भी स्ट्रेन एनर्जी प्लस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द फोर्स पीवी
plus strain energy due to the sorry, plus strain energy due to couple MC। तो हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू PA प्लस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू PV एंड स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू MC। तो अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लिआनो थ्योरम्स की बात करूं मैं, ठीक है ना, ये आपने कर लिया। अगर मैं कास्टिग्लिआनो थ्योरम की बात करूं, जहां पे लिख लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लिआनोस, अगर मैं कास्टिग्लिआनो की थ्योरम की बात करूं तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कास्टिग्लिआनो थ्योरम, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू PA, अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी कहता हूं टोटल u है, तो डो u अपॉन डो PA। अब मुझे बताइए A के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट करती है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो अगर मैं जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो स्ट्रक्चर का था, इसको मैं इस फोर्स के साथ डिफरेंशिएट करता हूं, फोर्स PA एट पॉइंट A, तो हमें पॉइंट A के ऊपर जो डिफ्लेक्शन मिलेगी वो हमें मिलेगी XA, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। यू अंडरस्टैंड? समझ आ गया ये पॉइंट? अब सेकंड केस लेता हूं मैं B का। तो अगर मैं डो U अपॉन डो PB की बात करता हूं, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं इस पॉइंट के ऊपर निकालना चाहता हूं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B के ऊपर, ठीक है, तो पॉइंट B के ऊपर देखिए कौन सा फोर्स एक्ट करता है? PB, दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इफ आई partial derivative the, you can say, total strain energy with the force PB, then you will get the by A. So by, because just see the nature of the force, just see the direction of the force. Here you are seeing that the direction of the force is vertical. Here you are seeing the direction of the force is horizontal. So you will get the horizontal deflection. Here you will see the direction of the force is vertical. So you will get the vertical deflection at point by B. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन, सो ये आपको जहां पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी आपको मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? अगर देखिए हमें इस पॉइंट के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, ये बात में फर्स्ट दिस आई विल डिस्कस लेटर। तो जहां पे क्या है, अगर पॉइंट C की बात करूं तो जहां पे कपल एक्ट करता है, तो अगर मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी को कपल के साथ क्या करूंगा? पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा इसका। आई विल गेट द स्लोप, दैट इज थीटा C। आई विल गेट द, एंड थीटा C क्या है आपका? स्लोप। सो दैट इज द स्लोप एट द पॉइंट C. So this is the way, this is the importance of the strain energy. J strain energy की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि जब हमने कास्टिग्लिआनो थ्योरम लगाया, तो कास्टिग्लिआनो थ्योरम लगाने से हमें पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन अगर हमें फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो जो उसका डेफिनेशन था वो क्या था कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स एट दैट पॉइंट, और जो हमें डिफ्लेक्शन उसका मिलेगा, वो डिफ्लेक्शन हमें क्या मिलेगा? वो भी डिफ्लेक्शन हमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के यू कैन से उस डायरेक्शन की तरफ हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, सो यू विल गेट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, एंड इफ द फोर्स की डायरेक्शन
आपकी वर्टिकल होगी तो यू विल गेट द वर्टिकल रिफ्लेक्शन। तो ये आपका क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए तो इसको मिटा देते हैं। तो कास्टिग्लिआनो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग आपने देखा कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, राइट। जैसे ये सबका स्ट्रक्चर था, ये आपका स्ट्रक्चर है, राइट। ये मैंने स्ट्रक्चर लिया था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड दिस पॉइंट इज सी, है ना। तो पॉइंट ए के ऊपर, इसको इधर, पॉइंट ए के ऊपर मैंने लिया था ये फोर्स पी ए, पॉइंट बी के ऊपर मैंने लिया ये वर्टिकल फोर्स पी बी, एंड ये जहां पे पॉइंट सी के ऊपर था एम सी, राइट। ये हो गया ए। तो एज पर द कास्टिग्लिआनो थ्योरम्स आपने देखा कि कास्टिग्लिआनो थ्योरम्स अगर हमें अप्लाई करनी है तो हमें उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स हमारी ये होंगी कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट होनी चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर ऑन दैट पॉइंट। इफ दैट इज अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, राइट, बट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप निकालना चाहते हैं बट बीम इज अंडर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो आप उसको पहले वहां पे पॉइंट लोड के ऊपर आपको फोर्स लेना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब यह है कि जिस पॉइंट के ऊपर रिक्वायरमेंट क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है बीम में, उस पॉइंट के ऊपर आपकी फोर्स एक्ट होनी चाहिए। और जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा वो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया, दिस इज ओके, राइट। जहां तक मैं जो रिक्वायरमेंट की बात कर रहा था, सपोज ये आपका पॉइंट ए है, मैं कहता हूं अगर ए पॉइंट के ऊपर जो एज पर कास्टिग्लिआनो थ्योरम है, ये ए पॉइंट के ऊपर ये जो फोर्स पी है ये किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसलिए इसका मतलब है कि अगर मैं आपका डो यू अपॉन डो पी ए मींस डेल यू अपॉन डेल पी ए, सम पीपल से डो यू अपॉन डो पी ए, so different pronunciations are there, so don't get confused yourself. So I usually say dou u upon dou pa। अगर मैं इसको टोटल स्ट्रेन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू फोर्स डिफरेंशिएट करता हूं एट पॉइंट ए, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, आई विल गेट द एक्स, राइट, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरीके से डो यू अपॉन डो पी बी क्या है, बाई बी, राइट। ये थी रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसमें रिक्वायरमेंट एक चीज और चेंज होती है। मैं ए पॉइंट के ऊपर आई डोंट वांट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, आई वांट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। मुझे पॉइंट ए के ऊपर जैसे कास्टिग्लिआनो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट ए के ऊपर हमारे फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कास्टिग्लिआनो थ्योरम हमें जो जहां पे डिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए एज पर द एक्चुअल फोर्स विच इज एक्टिंग हियर, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन मिलेगी। बट माय क्वेश्चन इज आई डोंट नीड द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, आई नीड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, पॉइंट ए। अब क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन अगर हमें इस पॉइंट के ऊपर चाहिए तो हमें इस पॉइंट के ऊपर एक ऐसी फोर्स चाहिए जो वर्टिकली पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हो, तभी तो हमें एज पर कास्टिग्लिआनो थ्योरम जो उसकी रिक्वायरमेंट है हमें डिफ्लेक्शन उस पॉइंट के ऊपर मिल सकता है, क्योंकि हमें जहां पे वर्टिकल फोर्स चाहिए। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स नहीं है। क्या करते हैं हम, अज्यूम करते हैं
कि जहां पे एक वर्चुअल फोर्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वर्चुअल फोर्स वर्टिकल, क्योंकि जो हमने डिफ्लेक्शन वर्टिकल निकाला है, तो वर्टिकल फोर्स W एट दिस पॉइंट है, ये हम अज्यूम करेंगे, राइट। तो जैसे हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, तो अब मुझे बताइए जो पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे इस पॉइंट के ऊपर फॉर कैलकुलेटिंग द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, whether I have to take the partial derivative dou u upon dou f OPA? No. For vertical deflection, what I have assumed the virtual force W is acting at the point A, right? तो ये क्या होगा कि जो हमारा वर्चुअल फोर्स है उसके साथ डो यू अपॉन डो डब्ल्यू, पी ए तो कांस्टेंट आ गया, पी यू को लेना ही नहीं है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द वर्चुअल फोर्स डब्ल्यू, बिकॉज आई नीड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन हियर। तो मैंने जहां पे क्या किया, जहां पे मैंने वर्टिकल फोर्स अज्यूम किया dou u upon dou w, and that will give you the vertical deflection at the point A. You understand this point? You understand this point, right? तो क्या होगा, हमें ये जो फोर्स है, this type of the force is called the virtual force, means this force actually is not existing. This force actually is not existing, but we are assuming the force that this force is there. You understand? अब इसी की बात करते हैं। अब देखिए जहां पे क्या था, वर्टिकल फोर्स है, तो पॉइंट बी के ऊपर एज पर द कास्टिग्लिआनो थ्योरम ओनली वी कैन गेट दिस द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, बट द माय क्वेश्चन इज आई वांट द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स डब्ल्यू जो है, ये डमी फोर्स, ये मैं अज्यूम करूंगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, डमी फोर्स जहां पे अज्यूम करूंगा, राइट। डमी फोर्स में अज्यूम करूंगा, तो समझा गया। तो डमी फोर्स करे, तो ये पहले आप अज्यूम करें जो U है, स्ट्रेन एनर्जी है, उसकी जो भी वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू W निकाल लें, और डो U अपॉन W निकाल लें, डो U अपॉन डो W निकाल लें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट द डमी फोर्स W इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब एक दफा आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, जब एक दफा आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमें जो मूवमेंट हम विद रिस्पेक्ट टू W डमी फोर्स निकालेंगे, अब उसमें हमें डमी फोर्स की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो डमी फोर्स हम निकाल रहे हैं, ये सिर्फ M निकालने के लिए, जब हम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, M की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम डमी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो M निकालने के बाद आप क्या करें, स्ट्रेन एनर्जी निकालें, डो U पर डो W निकाल लें, राइट। अब जो M की जो इक्वेशन होगी, जो विद रिस्पेक्ट टू डमी फोर्स, ये जो डमी फोर्स M में जो W की वैल्यू आपको मिलेगी, वो सिर्फ आपको डो U अपॉन डो W निकालने के लिए जरूरी है। बट जो X का एक्चुअल M होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा, मुझे बताइए एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट होगा डमी फोर्स का, आपने अस्यूम किया है। तो जो एक्चुअल जो M की वैल्यू है, जब हम ये इक्वेशन लगाएंगे ना आपकी, ये जो है आप M स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आएगी, बाद में आपको बताऊंगा, ये इक्वेशन आएगी डो U अपॉन डो M इंटू M dx अपॉन EI। तो जो M की वैल्यू होगी उसमें हम क्या करेंगे, W की वैल्यू 0 लगा के M की वैल्यू निकाल लें। ये बाद में चीज समझ आएगी, सिर्फ अभी समझ रखिए आप। So it is clear up to this point. We don't need W after calculating the dou U by dou W, right? तो इसके आगे देखिए आप, so conclusion जहां पे क्या निकलता है, what is the conclusion now? That here is the horizontal dummy force is acting at point A, and if you want to calculate the deflection, vertical deflection at point A, then you have to assume the vertical force at point A. You understand? That force is called the dummy force. You understand this?
तो इसी तरीके से जहां पे ये क्या था, पॉइंट बी के ऊपर वर्टिकल डिफ्लेक्शन थी, दैट वी कैन solve very easily because it is already there. But if you want to find the horizontal deflection at point B, then you just assume the dummy force at point B, and likewise at point C there is only couple is acting here, right? And if you want to find the deflection, horizontal deflection or the vertical deflection at point C, then we have to assume, अगर आपको vertical deflection चाहिए तो जहां पे point C के ऊपर वर्टिकल फोर्स अज्यूम कर लीजिए, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए तो आप क्या करें, इस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अज्यूम करें, राइट? तो जो स्ट्रेन एनर्जी है, अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियल डेरिवेटिव आप उसका निकालें विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल फोर्स W, देन यू विल गेट द YC। और अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, यू विल गेट द, क्या निकालेंगे, क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C मींस XC, लाइक दिस। तो ये जहां पे हो गया। अब देखिए इसकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरीके से एक, और जहां से ही आपको एक और फार्मूला मिलेगा, सेकंड फार्मूला यू विल गेट हियर to find the deflection and thus to find the deflection of the beam. तो लिखते हैं कि find the maximum deflection in the beam, assume flexural rigidity is equal to EI। तो क्वेश्चन है हमारा, find the maximum deflection of the beam assume flexural rigidity is EI as shown in the figure। तो ये फिगर क्या है, ये कैंटिलीवर बीम हम ले लेते हैं। दिस इज यू कैन से कैंटिलीवर बीम। तो आप क्या करें, एक कैंटिलीवर बीम ले लें। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, राइट? दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। सो आई हैव टेकन द कैंटिलीवर बीम हियर, one end is fixed and the other end is free. So we have to find out the maximum deflection of the beam। तो maximum deflection इस पॉइंट के ऊपर होगी, तो जहां पे बीम के ऊपर लोड जो है आपका W एक्ट करता है, राइट? बीम के ऊपर लोड क्या है, दैट इज W। तो L इज द लेंथ ऑफ द बीम, राइट? तो L जो है वो क्या है, बीम की लेंथ है फ्रॉम हेयर टू हेयर। L इज द लेंथ ऑफ द बीम। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब देखिए, बाय यूजिंग द स्ट्रेन एनर्जी मेथड, राइट? बाय यूजिंग द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अब देखेंगे कि इसकी हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस स्ट्रेन एनर्जी मेथड की कैसे करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग द ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी। अब देखो, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और कैंटिलीवर बीम के ऊपर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मींस एट दिस पॉइंट ए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगी, एट द फ्री एंड, जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी। दिस पॉइंट इज सी, यू कैन से दिस पॉइंट इज सी, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानो थ्योरम, उसने क्या कहा, व्हाट इज इन द कास्टिग्लियानो थ्योरम, दैट
partial derivative of the strain energy in the beam with respect to the force that will give you or equal to the deflection of the beam at that point in the direction of the force। तो जहां पे देखिए डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है, वर्टिकल है, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी बाई ए, एंड दैट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड दिस इज इक्वल टू डो u upon dou w, because we have to partial differentiate strain energy with respect to w, where u क्या है आपका, where u strain energy in the beam, where u is the strain energy in the beam। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हमें स्ट्रेन एनर्जी को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी को हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेन एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैंने आपको जब कैंटिलीवर बीम में मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करवाई थी, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई थी स्ट्रेन एनर्जी, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूं। तो आप क्या करें, इसमें स्ट्रेन एनर्जी निकाल लीजिए। तो हम कहां से निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द फ्री एंड इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो जहां वी विल टेक द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फ्रॉम ए साइड, तो जिस साइड से हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लेंगे उसी साइड से हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हमने सेक्शन लिया बीम के ऊपर, और ये आपका डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए टू सेक्शन, राइट। तो आपका बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या आएगी आपकी, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आपकी आएगी दैट इज एम ए बी या एम ए सी। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगानी है, पहले हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एम ए सी की निकाल लेंगे, राइट। तो क्या आएगा इसका, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, राइट। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। तो अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी जैसे पहले भी बताया, जीरो से मुझे बताइए एक्स की वैल्यू कहां से वेरी करेगी, फ्रॉम जीरो टू एल। हम पूरे पोर्शन में निकाल रहे हैं अप टू फ्रॉम ए टू सी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारी कितनी होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से एल, एम स्क्वायर क्या होता फार्मूला, एम स्क्वायर डी एक्स मीन्स माइनस डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI, राइट। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करें तो ये आपका आएगा डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यू अपॉन 6EI। सो दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी, दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो आपको मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली, राइट। तो अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी आपने कैलकुलेट कर लिया, आपको बाई ए के लिए क्या करना है, बाई ए क्या है, डेल अपॉन डेल डब्ल्यू, स्ट्रेन एनर्जी क्या आया, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यू अपॉन 6EI, राइट। ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, इसका निकालिए। अब देखिए हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो ये जो आपका एल क्यूब है 6EI है, दे आर ऑल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। तो ये आपका आ गया 2W, राइट। डो बाई डो डब्ल्यू क्या होगा, 2W इंटू 2W इंटू एल क्यूब अपॉन 6EI, ये कैंसिल हो गया। सो यू गेट WL क्यूब अपॉन 3EI,
I. So this is the maximum deflection at the point A, right? This is the maximum deflection at the point A. You understand this? जो हो गया कि आपने स्ट्रेन एनर्जी को निकाला एंड यू हैव कैलकुलेटेड यू हैव पार्शियल डेरिवेटिव द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स W, और जिस फोर्स का डायरेक्शन क्या था, वर्टिकल था, तो इसलिए आपको जो डिफ्लेक्शन होगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिलेगी, और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए विच इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आल्सो, बिकॉज एट पॉइंट ए यू विल गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू WL3/3EI। ये हो गया जहां पे कि आपने स्ट्रेन एनर्जी निकाला और उसके बाद आपने कैलकुलेट किया। अब मैं आपको एक सेकंड अल्टरनेटिव मेथड तो नहीं है, बट एक अनदर वे आपको बताता हूं कि जिससे आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका ज्यादा इजी हो जाएगा। एक तो हो गया ये कि आप स्ट्रेन एनर्जी निकालिए किसी भी मेंबर में और उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर फोर्स विच इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट। तो इससे आपका इस तरीके से आ गया, राइट। अब इसमें से हम एक डायरेक्ट फार्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा जिसमें सो बाई ए क्या होता है आपका, डो U अपॉन डो W, यही होता है। तो मैं कह सकता हूं, नॉट अल्टरनेटिव लिख लो, अल्टरनेटिव। अगर मैं U की डायरेक्ट वैल्यू यहां पे यूज करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डो अपॉन डो W। U क्या है, m स्क्वायर इंटू dx अपॉन m स्क्वायर अपॉन dx इंटू EI, राइट। U इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI, सॉरी m स्क्वायर डो U, 0 से L ले लीजिए, ये क्या आएगा, 0 से L इंटीग्रेशन, राइट। U क्या हो गया, m स्क्वायर 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L m स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI, राइट। हम लिख सकते हैं U की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम पीछे U निकाल रहे थे स्ट्रेन एनर्जी, वो क्या था, ये फार्मूला था U 0 से L m स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI। सो व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू हियर, U का डायरेक्ट मैं वैल्यू जहां पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू U, तो ये क्या आएगा, 0 से L m स्क्वायर 2m, ये हो गया 2m, राइट, डो m बाई डो W, डेल m बाई डो W। पहले हमने m स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया, क्या होगा 2m, एंड नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग द m विद रिस्पेक्ट टू W, राइट, इनटू dx अपॉन 2EI। यू अंडरस्टैंड, लिख सकते हैं हम ऐसा, वी कैन राइट इट लाइक दिस, यस वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये 2 और ये 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो आपका YA मिला, ये आपका YA था, जो आपका YA मिला क्या गया, 0 से L m डो m अपॉन डो W इंटू dx अपॉन EI, right? So this is the new formula which you have got here. तो ये आपका फार्मूला मिला, दिस यू गेट द फार्मूला। ये बाकी मिटा दीजिए आप, देयर इज नो नीड ऑफ दिस, तो ये मिटा दो।
You understand? Agar if you will see it clearly, you will not find any term of the strain energy here. आपको जहां पे क्या है, m मिल रहा है, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट, और उसके बाद इस बेंडिंग मोमेंट का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू w इंटू dx अपॉन ei. तो दिस इज इजी वन, क्योंकि क्या करेंगे, जैसे यही ये इक्वेशन थी, जैसे ये इक्वेशन थी, अब देखिए इसमें बेंडिंग मोमेंट m क्या होगा, इसकी बात करते हैं, इसको बिठा देंगे हम. तो इसी इक्वेशन के ऊपर ये फार्मूला है, मैं इस फार्मूले से डायरेक्ट इसको करता हूं. तो वाई ए निकालना है, वाई ए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई ए. अब मुझे बताइए, दिस इज द कैंटिलीवर बीम इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो इसका वही सेम प्रोसीजर है, सेक्शन ले लीजिए, एम की वैल्यू निकाल लें आप. एम क्या होएगा, एम ए सी, दिस इज माइनस डब्ल्यू into x, right? Minus w into x. आप ये वैल्यू पुट करें, therefore बाई a 0 से l, m क्या आ गया, माइनस w इंटू एक्स इंटू डो m बाई डो w. इसका डो m बाई डो w क्या आएगा, माइनस डो m बाई डो w. यू आर differentiating m with respect to w, right? Or you can say partial difference. तो x आपका कांस्टेंट होगा, तो ये आपकी आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, दो m बाई डब्ल्यू, दिस इज माइनस एक्स. तो क्या करें, m निकाल लें, दो m बाई डो w निकाल लें, दो m बाई डो w की वैल्यू पुट कर लें, माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2ei, राइट? क्लियर? तो जब देखो ये कितना इजी हो गया, आपने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकाला, उसके बाद डो m बाई डो w की वैल्यू यहां से निकाल ली, वी हैव पार्शियल डेरिवेटिव m विद रिस्पेक्ट टू w, वो वैल्यू आई माइनस एक्स. ये वैल्यू आप जहां पे सब्स्टिट्यूट करें, और आप इसको देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस w x स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी 0 से l w x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2ei. और अगर आप इसको इंटीग्रेट करके मैं लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये आपका आ गया w इंटू एल क्यू, w इंटू एल क्यू अपॉन 6ei, w इंटू एल क्यू अपॉन 6ei. Sorry, sir. This is not 2ei. Sorry, this is ei. So this is आपका आ गया w इंटू एल क्यूब 3ei, राइट? तो आपने देखा कि इस मेथड से इट बिकम्स मोर इजी बिकॉज वी हैव नो प्रॉब्लम फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन एनर्जी हियर. तो अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी का इस्तेमाल उसमें करते हैं, राइट, जो आपको फार्मूला दिया है, फार्मूला क्या था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स, आप उसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दैट इज द कन्वेंशनल वे टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस. ठीक है, ये एक कन्वेंशनल तरीका है कि आपको उस तरीके से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है. अगर जो आपका आईएएस का एग्जामिनेशन है, यूपीएससी का है, कोई पीएससी का है, कहीं भी है, तो दैट इज द कन्वेंशनल वे. क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट कीजिए, और स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के बाद आप उसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स विच इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट जहां पे आपको कोई डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है. और ये बहुत ही इजी मेथड है, राइट, जहां पे आपने कुछ नहीं करना, आपने ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला भी जो आपको मिला था, ये फार्मूला भी आपको मिला था जो आपने डो w और u किया था, और u का डायरेक्ट फार्मूला लिख के तो उस फार्मूले को कन्वर्ट करके मैं इसमें ले आया. कन्वर्ट किस में हो गया, m में. तो इसमें बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको एक
चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बस नथिंग एल्स। सिर्फ आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को फाइंड आउट करें और उस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालें। यू अंडरस्टैंड? ये वर्टिकल फोर्स है, अगर आपको जहां पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगी तो वो तो जहां पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन तो होगी नहीं, तो अदरवाइज किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन लेनी है, जहां वर्टिकल डिफ्लेक्शन लेनी है और फोर्स आपको दूसरा दिया है, वर्टिकल फोर्स दिया है लेकिन आपको डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो वहां पे अज्यूम करेंगे आप डमी फोर्स। और अगर आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन है तो वर्टिकल फोर्स ही दिया है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू अज्यूम द थिंग्स एनी फोर्स देयर। तो आप जे फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेन एनर्जी, for calculating the deflection of the beam by using the strain energy method, because there are the number of members in the frame, there are the number of members in the structures। तो आप एक एक मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी निकालते रहेंगे और उसके बाद फिर आपको ये जाके कैलकुलेट करना होगा, दैट टेक्स द टाइम। तो उसमें क्या होगा कि आप क्या करें, कोई भी मेंबर है उसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन निकाल लें एंड यूज दिस फार्मूला, राइट, m इंटू डो एम बाई डो डब्ल्यू। जो कोई पर्टिकुलर फोर्स है, जिस फोर्स के साथ आप उसको पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो आपको डिफ्लेक्शन होगा वो उस फोर्स की डायरेक्शन जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जहां पे देयर इज ओनली वन फोर्स, राइट, आई हैव नॉट टेकन एनी डमी फोर्स, और जरूरत नहीं था। सो देयर इज, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कैंटिलीवर बीम में वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, और वो कहां पे होगा, एट द फ्री एंड होगा। यू अंडरस्टैंड? तो जे फार्मूला आप याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसी फार्मूले के बेस के ऊपर आपके जितने भी फ्रेम के क्वेश्चंस होंगे, कोई भी आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपने क्या डिफ्लेक्शन निकालना है, जहां आपने स्लोप निकालना है, तो ये डिफ्लेक्शन के लिए ये फार्मूला होगा, राइट, नॉट फॉर स्लोप। तो डिफ्लेक्शन आप इस तरीके से जितने भी मेंबर्स हैं आप उनकी निकाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो ये पार्ट इसमें हमने आज जो था मेरा लेक्चर, उसमें आपने स्ट्रेन एनर्जी निकालना सीखा, सिमेट्रिकल लोडिंग इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, unsymmetrical loading condition in case of the simply supported beam, and likewise you can calculate the strain energy in the overhang beam or the other different type of beam। तो strain energy आपको क्लियर हो गया कि how we will calculate the strain energy, what is the formula, what is the way, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद मैंने आपका एक जो कास्टी-गिलानो थ्योरम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, और उसके साथ ही ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कि अगर हम क्या करेंगे कि हमें कहीं भी अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो उस मेंबर का हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करें, और स्ट्रेन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू फोर्स जो भी जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है और जिस पॉइंट के ऊपर वो फोर्स एक्ट करती है उसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दें। और दूसरा मैंने एक अल्टरनेटिव मेथड तो नहीं कह सकते, बट एक इसी मेथड को मैंने रिफाइन किया कि क्योंकि हमारा इसी मेथड को रिफाइन किया, स्ट्रेन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू मैंने पहले डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला इसका। तो स्ट्रेन एनर्जी का तो फार्मूला आपको पता ही, राइट, क्या है, तो उस तरीके से हमने इसको निकाल के तो आपको ये फार्मूला दे दिया। और ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। क्या है, इंटीग्रेशन 0 से L m इंटू डो m बाई डो w इंटू dx डिवाइडेड बाई EI। यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज अप टू दिस इज माय टॉपिक, दिस इज माय लेक्चर टुडे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी का होगा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड का ही। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट बीम की, सम डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस, कुछ प्रॉब्लम्स आई विल कैलकुलेट, राइट। सो अप टू दिस टुडे इट इज ऑल राइट। So tomorrow, next lecture we will see. Thank you very much.